Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video, we are going to cover the topic scope and coverage of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. हमारा लेबर लॉ का टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इसमें हम स्कोप को अच्छे से कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर का इंट्रोडक्शन जो है इसका, उसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। ये हम पहले के वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि क्या क्या होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में। बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लेजिस्लेशंस होते हैं जो गवर्न करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को एम्प्लॉयमेंट की इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेंटेन करना डिसिप्लिन और प्रमोट करना इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों के बीच एक पीस बना रहा है, एक इज्जत का एक रिश्ता बना रहा है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और एक एनवायरनमेंट में पीस बना रहा है, जित प्रॉब्लम ना हो एम्प्लॉयर्स को। एंड रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में सब सारे रूल्स लिखे होते हैं, वो प्रोसीजर वो रूल्स फॉलो किए जाते हैं ताकि जो भी इश्यूज है, जो भी डिस्प्यूट्स है, वो टाइम पे सॉल्व हो जाए और कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो। सो इट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट्स। अब ये अप्लाई कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद 100 और मोर वर्कर्स। जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स होंगे ना, वहां पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हो वो एकदम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, यानी कि इसी जो एक्ट है उसके रूल्स के अंडर हो और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि क्या रूल्स होते हैं सबको पता है, क्योंकि हम इस एक्ट के अंडर लाई करते हैं, तो इट शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। तो अभी भी हम इंट्रोडक्शन को आगे डिस्कस करते हुए समझते हैं पर्पस ऑफ द एक्ट। सबसे पहले ये एक्ट जो है वो रूल सेट करता है एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि वेजेस कितने देने हैं, मिनिमम वेजेस डिसाइड करता है कितने मिलने चाहिए वर्कर्स को, वर्किंग आवर्स उनके डिसाइड करता है, हॉलीडेज कितने मिलने चाहिए उन्हें, जैसे पेड लीव्स हो गई वो कितने मिलने चाहिए उनको, और ये किस जगह पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई या फिर कोई वर्कशॉप हो गया। अब आती है एम्प्लॉय वेलफेयर की बात। एम्प्लॉय वेलफेयर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, जैसे कि मेडिकल हो गया, मेडिकल एड हो गया, और भी जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, जैसे एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, क्लीनलीनेस होता है, प्रॉपर ब्रेक्स होते हैं, ये सारी चीजें भी मिले। देन कम्स एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। ओके, the Act monitor and regulate the terms and conditions of industrial employment in India. This means it looks after how workers, ये एक्ट क्या काम करता है कि वर्कर्स को किस तरह हायर किया जा रहा है, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उन्हें किस कंडीशन में रखा जा रहा है, उनकी जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, ऐसा तो नहीं है उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि उन्हें जॉब तो दे दी, काम करवा दिया, बट पैसे नहीं दिए बिकॉज दे आर वीक, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उनके साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें टाइमली पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, और कुछ बंधुआ मजदूरी टाइप कुछ तो नहीं हो रहा है। एंड वेदर इन कैश और चेक पेमेंट जिस भी मोड से मिल रही है उनके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है, बिकॉज ऑल नॉट ऑल वर्कर्स कैन गेट पेमेंट। जो बहुत ही लेबर क्लास होते हैं वो तो ऑफकोर्स चेक और ये सब चीजें तो ले नहीं सकते। ठीक है, देन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, इस बात का ध्यान रखा जाता है इस एक्ट के अंदर कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर के बीच में, उन डिसएग्रीमेंट्स है उनको रिजॉल्व किया जाए टाइमली और एक सही तरीके से। देन स्टैंडिंग ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, जिसमें टर्म्स लिखे होते हैं, उसमें टर्म्स और कंडीशन लिस्टेड होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंडस्ट्री में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको उन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, ताकि इस डॉक्यूमेंट से ये ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो एकदम क्रिस्प एंड मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, उनके बीच एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स राइट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सब कुछ रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको रीड करना, आपको लग रहा है कुछ छोड़ रही हूँ जो चीजें, मैं वो आप रीड कर सकते हो रोक के वीडियो। ठीक है, सो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। अब एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, अब स्कोप और ऑब्जेक्टिव तो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे, तो एक्ट ये देख लेते हैं कि एक्ट एप्लीकेबल किधर है। तो ये जो एक्ट है वो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 23 1946 में और कवर करता है पूरे इंडिया को। ठीक है, पहले सबसे स्टार्टिंग में तो ये अप्लाई होता था सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे या फिर एस्टैब्लिशमेंट्स पर जिनमें ना 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स यानी काम किया करते थे। ठीक है, और वो भी किसी भी डे, यानी कि किसी एक दिन भी अगर वो काम करेंगे, तो भी अगर 100 या 100 से ऊपर हो गए ना किसी एक दिन भी काम करने के लिए वर्कर्स पूरे साल में, तो भी ये रूल वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देन कम अमेंडमेंट्स एंड एक्सटेंशंस, द एक्ट हैज बीन
amended several times, बहुत बार इस एक्ट को अमेंड किया गया है 1961, 1963 और 1982 में भी। ठीक है, गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने के लिए, इस प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए, ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी तो सैलरीज भी बढ़ेंगी, वर्किंग टाइम्स पे भी फर्क पड़ेगा जितने जितने आगे जाएंगे तो। ठीक है, तो इट प्रोविजंस टू एस्टैब्लिशमेंट विथ फ्यूअर देन 100 वर्कर्स प्रोवाइड दे अनाउंस इट इज एटलीस्ट 2 months in advance in the official gazette। अब इसमें क्या होता है कि ना, जो एक्ट ने क्या है, इसने प्रोविजन ने ना अपने आप को एक्सटेंड करते हुए कहा है, जहां पहले तो एप्लीकेबल था सिर्फ जहां पे 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो, बट जहां 100 से कम वर्कर्स काम कर रहे हो अब उसमें भी एप्लीकेबल है ये एक्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा करा है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स की ना, जो थोड़े ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें वर्कर्स कम काम कर रहे हैं उनको भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाए, प्रॉपर एक गाइडलाइंस मिल जाए फॉलो करने के लिए। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड। अब इन इसके अंदर किस टाइप के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है वो देख लेते हैं हम, क्या क्या एक्ट है इसमें। जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कवर है इसके अंदर 1936, फैक्ट्रीज एक्ट कवर है 1948। ये सब आप आगे सिलेबस में पढ़ोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंडियन रेलवेज एक्ट कवर है 1890। यानी कि इन सारे एक्ट के अंदर जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स बने हैं वो सब कवर हो रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग वर्कर्स टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। देन मूव फर्दर। अब इसके एक्सेम्पशंस देख लेते हैं जो कवर्ड नहीं है। यानी कि द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वर्कर्स गवर्न्ड बाय द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। जो सिविल सर्विस हो गए, टेम्परेरी सर्विस रेगुलेशंस हो गए, इन पे नहीं लगेगा ये, सिविलियंस के ऊपर या डिफेंस सर्विस के ऊपर नहीं लगेगा ये, इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड्स के ऊपर नहीं लगेगा। और कुछ मतलब जो गवर्नमेंट उसके अंदर आ जाते हैं ना, अदर रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उसमें नहीं लगेगा ये। स्पेशल केस को समझ ले। द एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट। न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट पे भी केस, ये सॉरी, ये एक्ट अप्लाई होता है विद 20 और मोर एम्प्लॉयज। जहां 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे वहां पे न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट में भी ऐप अप्लाई होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग जर्नलिस्ट। ठीक है, कंडीशंस एंड सर्विसेज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, इस तरीके ये इस ऐसे लगेगा ये। Now comes the procedure of getting standing orders certified. प्रोसीजर्स की बात करें हम तो एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एम्प्लॉयर्स कवर्ड बाय द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स जो हैं, जिन्हें लगता है कि आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में आता है, उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड दे नीड टू सबमिट 5 ड्राफ्ट, उन्हें 5 ड्राफ्ट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी स्टैंडिंग ऑर्डर की। और गवर्नमेंट असेसमेंट में क्या होगा, ड्राफ्ट आर सेंट टू गवर्नमेंट अपॉइंटेड सर्टिफाइंग ऑफिसर। गवर्नमेंट के सर्टिफाइड ऑफिसर्स को आपको ड्राफ्ट देने हैं, जैसे कोई रीजनल लेबर कमिश्नर हो गया। एंड द स्टैंडिंग ऑर्डर आर सर्टिफाइड इफ दे इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। और वो सर्टिफाइड कैसे होगा, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। वर्कर क्लासिफिकेशन, methods for informing workers about holidays and working hours, shift work arrangement, procedure, notice periods, definitions, grievance, attendance, worker information and records, leave accumulation, employment termination procedures. I don't think so I need to explain all these terms. You better know them. Right? So let's move further. अब आता है इम्पैक्ट ऑन लेबर टर्म्स। लेबर टर्म पे क्या इम्पैक्ट है इसका। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइड द एंटायर एक्ट। ये पूरे एक्ट को गाइड कर रहा है, शेप दे रहा है क्लॉज को, एक तरीके से लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, गाइडलाइंस मिल रही है फॉलो करने की। एप्लीकेशन हमें इसकी पता ही है, राइट। देन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स, ये मैं अभी पहले भी कवर कर चुकी, बस इसके अंदर मैंने सेक्शंस डाल दिए हैं साथ में, तो एक बार आप रीड कर लेना। और एक्सक्लूजन भी मैं कवर कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं इसकी मेन बात पे, स्कोप एंड कवरेज। इसके अंदर क्या क्या कवर हो रहा है, क्या इसकी स्कोप है। सो हम मोटा मोटा इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार थोड़ा डेप्थ में भी डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स जो है वो ये हमारी सेक्शन 2E के अंडर। डेफिनेशन ओवरव्यू, सेक्शन 2E डिफाइंस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट encompassing वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के वर्क प्लेस है और उन वर्क प्लेसेस के लिए रूल्स है। ठीक है, सो लेट्स कवर देम ऑल। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि ट्रामवे और मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। एनी सर्विस इंगेज्ड इन कैरिंग पैसेंजर, कोई भी ऐसी सर्विस जो पैसेंजर्स को कैरी करने में यूज हो रही है, गुड्स में वो या फिर दोनों चीजों में यूज हो रही है, बाय रोड भी और हायर, मतलब कि लोगों को कैरी करके ले जाने में, तो इन सब में आपका ये कवर होता है। देन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात हो रही है,
जिसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं मिलिट्री सर्विसेज को, नेवल या फिर एयरफोर्स को, ठीक है ना। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर अंडर आते हैं डिपार्टमेंट्स, उसको हम कवर नहीं करेंगे। अदर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात हो रही है। देन डॉक, वॉफ और जेटी, ये जो है शिप के, इनमें भी लोकेशंस इन्वॉल्व इन मैरीटाइम एक्टिविटीज, इनलैंड वेसल्स, मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटरवेज। मैं आपको इनमें से इसका ये दिखा भी देती हूँ, ये पिक्चर है। Now comes mine quarry or oil field. Areas involved in extraction एक्टिविटीज, जो भी एरियाज एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज में, वहां पे भी ऑफ कोर्स वर्कर्स काम करते हैं, तो ये भी कवर होंगे ना। प्लानिटेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन लार्ज स्केल कल्टीवेशन, इसमें भी ये भी कवर होता है। देन वर्कशॉप और प्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट से ये भी कवर होता है। एंड कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट से, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, रोड ब्रिजेस हो गए, कैनाल कंस्ट्रक्शन हो गए, इन सब में भी तो वर्कर्स काम करते हैं, तो ये सब इसके अंदर कवर होंगे। नेविगेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैं रीड ही कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट, और शायद मैं छोड़ भी रही हूँ, आप रीड कर लेना अगर लाइक एक बार रोक के। अदर एस्टैब्लिशमेंट्स एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस है, और भी कुछ है जिसमें वर्कर्स लग रहे हैं, बन रही हैं कोई चीजें, कुछ एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, तो वो भी उसमें कवर हो जाएंगी। जो एक्सक्लूड कर रखी है वो उसकी कैटेगरी एकदम अलग है। नाउ फैक्ट्री एज डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज में क्या आ जाएगा, देखो रेलवे आ जाता है एज डिफाइंड इन, और फैक्ट्री हम पढ़ चुके हैं, अभी आता है रेलवे एज डिफाइंड इन द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। साथ में एक्ट भी गिवन है कि किस एक्ट के थ्रू इनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स को पावर मिल रही है कि वो वर्कर्स के ऊपर रूल्स इम्पोज कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टैब्लिशमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉइंग वर्कमैन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर एस्टैब्लिशमेंट में क्या होगा कि एक पर्सन जो वर्कमैन को एम्प्लॉय कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, ओनर हो गया वो, उसके ऊपर भी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब उसके ऊपर भी ये लागू होता है। सो नाउ सिग्निफिकेंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये। शेपिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइंग रिलेशनशिप, तो हमें पता ही है। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर गाइडेंस देता है ये, प्रोसीजर्स करता है ये, और कंट्रीब्यूट करता है स्टेबल और प्रिडिक्टेबल वर्क इन्वायरमेंट को। ये ध्यान रखता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो और सब रूल्स फॉलो करे। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं इसको पूरा पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम लीविंग इट बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर theoretical part. You have to keep on writing sometimes the same thing in exams as well. Now the case law. राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णाकांत 1995। इसके अंदर फैक्ट क्या है, जो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थी, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में कवर नहीं होते हैं। बट जजमेंट ये आया था, क्योंकि हम इसमें इस पूरी वीडियो में स्कोप की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं केस लेकर आई हूँ स्कोप के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, कॉर्पोरेशन हो गई और इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स हो गई, उन्हें भी इस एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा। द रूलिंग क्लैरिफाइड दैट द organization engaged in commercial activities employing a substantial number of workers, और इसके अंदर ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर जो गाइडलाइंस है उसके उसमें उतनी क्वांटिटी के वर्कर्स काम कर रहे हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो उसे कवर किया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी एंड दिस एस्टैब्लिशमेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर this industrial rule. So the workers would fall under the प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, तो वर्कर्स को एक्ट की उसमें एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डाला जाएगा। ये इन्होंने कहा था। बेसिकली द एंड ऑफ दिस जो केस लॉ था उसमें ये था कि जो ये राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो ये आर्ग्यूमेंट था ये गलत था। ये लोग इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर इनके वर्कर्स लाए करेंगे, और ये हम पढ़ भी चुके हैं इन सारी एस्टैब्लिशमेंट्स को। अगर आप वीडियो में पीछे जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड इट। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। डाउट्स है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।